तो आप सभी लोगों का फिर से बहुत तहे दिल से स्वागत है आज की इस बेहतरीन वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अशोक के फूल के अति महत्वपूर्ण गद्यांश। जी हाँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे स्टूडेंट्स कि कोई भी साल हो, चाहे 2024 हो 23 हो, सबसे ज्यादा जो गद्यांश है ना इसी चैप्टर से आते हैं, अशोक के फूल से। ठीक है, तो आपको सारा गद्यांश बताने वाले हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण है, वह भी हर एक के आंसर के साथ आपको बताएंगे। ये नहीं कि दिखाया चले गए, बल्कि जो भी गद्यांश हम आपको बताएंगे उससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए वो आपको हम कराएंगे, समझाएंगे चीजें। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप इन तक देख लोगे तो बस इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। एक वीडियो में आपका सारे गद्यांश फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए कोई भी मेहनत हमारे लिए मेहनत नहीं होती है। यही सोच के हम करते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फायदा पहुंचेगा तो ये हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने आज का ये वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अशोक के फूल, ये हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया चैप्टर है। अब इसमें देखिए हम आपको बताएंगे लगभग 5 या 4 गद्यांश और उसके क्वेश्चंस भी जैसे पूछे गए एग्जाम में सेम टू सेम, और उसका आंसर भी आपको समझाएंगे। तो पहला गद्यांश ही आप देख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड गद्यांश है, काफ़ी सालों से देख रहे हैं आप सभी, यहाँ पर रिपीट होता जा रहा है। 2024 में आया हुआ है ये स्टूडेंट्स गद्यांश। इसके पहले भी पूछा गया था, ये नहीं कि नया नया है। क्या है गद्यांश? अशोक के फूल की पूजा इन्हीं यक्षों और गंधर्वों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा ही सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती है। इसे मदनोत्सव कहते हैं। ठीक है, महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। माल विकाग्नि मंत्र, ठीक है, और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा ही सरस वर्णन मिलता है। जब अशोक के लाल उत्सवों को देखता हूँ तो मुझे यह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनूरपुर चरणों के आगाज से रहस्यमयी वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। देखिए, ये पढ़ने वाली चीजें हमने आपको पढ़ के बता दी, लेकिन मेन देख के हमें क्वेश्चन देखना है क्या पूछा गया है। पहला कि गद्यांश की पाठ के लेखक का नाम पूछा जाता है और पाठ का नाम पूछा जाता है। तो पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, यहाँ पूछा गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। कौन सा रेखांकित अंश? यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना, असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि इसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती है। इसे मदनोत्सव कहते हैं, यानी कि इसका व्याख्या करना है। तो कैसे हम व्याख्या करेंगे? देखिए तरीका होता है, तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले लिखना है कि रेखांकित अंशों में लेखक कहते हैं। पहला लाइन तो आपको यही छाप देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये रेखांकित अंश है ना, इन्हीं को व्याख्या करने का मतलब है कि इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है। ये 3 लाइन है तो आपको मैक्सिमम 4 से 5 लाइन में इसी चीज को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है बस। ठीक है, तो लिखा था हमारा कि असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की स्टूडेंट्स होती है। तो इसको एक्सप्लेन करके हम लिखेंगे कि बहुत प्राचीन काल से चलने वाली अशोक की जो पूजा है वह वास्तव में अशोक के वृक्ष की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता देवता की होती है। क्योंकि हमने उसी को एक्सप्लेन करके लिखा अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स कि असलियत में कि प्राचीन काल से जो आपकी पूजा चली आ रही है अशोक की, वह अशोक की पूजा नहीं है। यह वास्तव में, देखो हमने कुछ क्रिएटिविटी दिखाया ना, तो आपको भी इसी तरह दिखाकर चीज़ों को पढ़ाकर लिखना है, व्याख्या करना है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि चीज़ें रिलेवेंट ही लिखिएगा, ये नहीं कि उल्टा सीधा लिख दिया, गाना छाप दिया, इसी में दोहा लिख दिया कबीर का, तो आप गलत हो जाएगा। चीज़ें कि आपको वही एक्सप्लेन करनी है जो यहाँ अंडरलाइन है। जैसे अंडरलाइन में लिखा था कि पूजा अशोक की नहीं होती, उसकी अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती है, तो हमने भी उसी चीज को लिखा लेकिन थोड़े से बढ़ाकर। ठीक है, चलिए, ठीक उसके बाद हमने लिखा है कि इसे ही मदनोत्सव क्या कहा जाता है, जो कि यहाँ पर इसके आगे देखोगे इसे मदनोत्सव कहते हैं।
थे, तो उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो अशोक की नहीं अधिष्ठाता की देवता की पूजा होती है और उसे मदनोत्सव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के वृक्ष की पूजा किसकी देन है। देखिए इस बाकी जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। जैसे कि हमसे पूछा है कि यह अशोक की पूजा किसकी देन है, तो आप पढ़ेंगे इसी में आपको मिलेगा अशोक के फूल की पूजा इन्हीं यक्षों और गंधर्वों की देन है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे आंसर में कि अशोक के वृक्ष की पूजा यक्षों और गंधर्वों की देन है। अगला क्वेश्चन था कि अशोक के वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी। तो स्टूडेंट्स अशोक के वृक्ष को राजघरानों में रहने वाली रानियां अपने नुपुर सहित चरणों के आघात से इसे रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। और ये सब आंसर हम इसी में से लिख रहे हैं, बस व्याख्या और पाठ का नाम लेखक का नाम ये दो अपने आपको खुद से करना है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका आंसर गद्यांश में होता है। ठीक है, जैसे जो हम बता रहे हैं ना यहाँ पर राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनूपुर चरणों की आघात से रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। ठीक है, तो वही हमने लिखा है ना कि कौन पुष्पित करता था, भाई राजघराने में जो रानियां हैं अपने सनूपुर चरणों के आघात से रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित करती थी। ठीक है, पांचवा है कि अधिष्ठाता और स्तवक शब्द का आपको अर्थ बताना है यहाँ पर। तो यही तो क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेना है कि अधिष्ठाता शब्द का अर्थ है अध्यक्ष और स्तवक का है फूलों का गुच्छा। नहीं तो हमारी वीडियो लाने का मतलब ही क्या, जब सारे क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ही है। क्यों, व्याख्या समझना है हमें। क्यों स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं वो आपको पता चलेगा और कौन से गद्यांश पढ़ने ये आपको पता चल रहा है वीडियो के माध्यम से, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले गद्यांश की ओर, दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो 24 में 23 में 22 में पूछा गया है, लगातार आ रहा है। कौन क्या है जरा एक बार पढ़ते फटाक से, तो आप भी पढ़िए हमारे साथ कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। अपूर्व का मतलब आप समझ रहे हो ना कि पहले ऐसा नहीं मिल रहा था इसका सम्मान। वो कालिदास ने जो सम्मान दिया वो पहले नहीं मिल रहा था, इसलिए लिखा है कि अपूर्व, यानी कि पहले नहीं मिल रहा था सम्मान जो कालिदास ने दिया। सुंदरियों के आसिंज जनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। यानी कि जब सुंदरियाँ आती थी अपने चरणों में जो नुपुर पहने होती उससे स्टूडेंट्स नृत्य करती थी, अपने चरणों को पैरों पे पटकती थी, तो उससे जो आवाज़ निकलती थी तो उससे क्या होता था, वह अशोक का फूल फूलता था, खिलता था आवाज़ों से। कोमल कपोलों पर कर्ण वसंत के रूप में झूलता था। स्टूडेंट जो अशोक का फूल है वह उन रानियों उन सुंदरियों के कानों में एक क्या कर्ण वसंत मतलब होता है कि स्टूडेंट्स कान में पहनने वाला जो होता है आपका कानों का आभूषण के रूप में भी स्टूडेंट सुंदरिया अशोक के फूल का उपयोग करती थी। ठीक है, और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को सौगुना बढ़ा देता था। और यह जो आभूषण है अशोक के फूल का, सुंदरिया जब उसको अपने कानों में लगाती थी, जब उसका यूज आभूषण के रूप में करती थी, तो वह अशोक का फूल उनकी सुंदरता को 100 गुना बढ़ा देता था, उन्हें और भी आकर्षण बना देता था। तो हमने क्यों समझाया एक एक लाइन, क्योंकि यही तो आपका क्या है रेखांकित अंश है जिसको एक्सप्लेन करना है आपको, आगे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। वह महादेव के मन में श्रोभ उत्पन्न पैदा करता था स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि जो आपका अशोक का फूल है, अशोक के फूल ने महादेव के मन में भी एक बार श्रोभ पैदा कर दिया था। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता के लिए भ्रम पैदा कर दिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, और मनोज देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट पड़ता था। ठीक है, आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, आप देखिए कि संदर्भ लिखें या पाठ का लेखक का नाम लिखें। दो ही चीज आती हैं, या तो संदर्भ पूछेगा या तो पाठ का नाम लेखक का नाम पूछेगा। तो ये तो हमने बता ही दिया, पाठ का नाम है अशोक के फूल, लेखक का नाम है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब संदर्भ हम बताते हैं कैसे लिखा जाता है। संदर्भ लिखने का तरीका होता है आपका प्रस्तुत गद्यांश। इस तरीके से लिखा जाता है कि जो आपका गद्यांश है प्रस्तुत है, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल पाठ से लिया गया है। ठीक है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस तरीके से संदर्भ आप लिखोगे। क्या लिखोगे? संदर्भ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण वसंत और आसिंज जनकारी शब्दों के अर्थ लिखिए। कर्ण वसंत का हमने आपको बताया ना अर्थ,
भाई कानों का आभूषण, कानों का आभूषण हो गया आपका, या फिर कड़ वसंत का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कड़ फूल, वसंत मतलब होता है फूल, कड़ फूल, दोनों ही आपका सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। आसिंजनकारी का मतलब होता है अनुराग, अनुराग उत्पादक, ठीक है। दोनों शब्द का अर्थ देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या बताइए, हम नहीं बताते हैं, चलिए बताएंगे, लेकिन एक बार बताइए आप क्या लिखोगे। आप लिखोगे सर कि रेखांकित अंशों में लेखक कहता है कि अशोक का फूल तभी खिलता है जब वहां पर सुंदरिया आती हैं और अपने नुपुर चरणों से उस पर प्रहार करती है। आघात मतलब प्रहार करना या आवाज निकालती है उस पर अपने नुपुरों का, ठीक है, तभी आपका अशोक का फूल फूलता है, मतलब खिलता है या फिर आता है, ठीक है। और वही सुंदरियां क्या करती हैं, अशोक के फूल का उपयोग अपने कानों में जब करती हैं, आभूषण के रूप में करती हैं, तो वह उनकी शोभा, उनका आकर्षण 100 गुना बढ़ा देता है यह अशोक का फूल, ठीक है। इस तरीके से आपको व्याख्या करना है। और हमने देखिए और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। रेखांकित अंशों में लेखक कहता है कि अशोक के वृक्ष पर पुष्प तभी आते हैं जब कोई सुंदर युवती अपने नुपुर चरणों से उस पर प्रहार करती है। वही सुंदरिया उस पुष्प को अपने कानों में आभूषण बनाती थी, जिसके झूलने से उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, तथा जब वे अपनी काली नीली चंचल चोटियों में गूंथती थी, यानी कि जब अपने बालों में अशोक के फूल को क्या करती थी, गूंथती थी, मतलब कि उसको आभूषण बनाती थी, तो उनकी लताओं की शोभा जो है वह 100 गुनी बढ़ जाती थी। तो दोनों ही सही है। आप समझिए यहाँ पर कि एक होता है कि आपने सेम टू सेम छाप दिया, एक होता है कि आपने खुद से समझ के किया। तो यहाँ पर हम दोनों बता रहे हैं कि समझ ये भी देखिए और अपने बनाने का तरीका भी देखिए, जिससे एग्जाम में आएगा तो आप इतना ना सही बल्कि 2 लाइन कम ही लिखोगे, लेकिन क्या लिखोगे ना, यही आप एग्जामिनर देखता है कि आप लिखते हो कि नहीं। 4 लाइनों को 5-6 लाइन में कैसे आप लिखते हो, यही एग्जामिनर चेक करता है और कुछ नहीं, ठीक है। और याद रखिएगा रिलेवेंट ही लिखिएगा, ये नहीं कि जो इसमें बताया गया आप उससे अलग ही लिख दे रहे हैं, ये मत करिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, जो कि है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसका आंसर आप बहुत ही आसान से बता सकते हो कि भाई संस्कृत का ऐसा कौन सा कवि था अशोक के फूल को सम्मान दिया। पहले उसको नहीं मिल रहा था, किस कवि ने उसको सम्मान दिया, तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। पता नहीं पेन भी क्यों नहीं चल रहा है, ये हुआ ना, ये है आपके लिए, आप इसको करिएगा। आइए हम देखते हैं 5th क्वेश्चन की प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना चाहता है स्टूडेंट्स कि संस्कृत के अनेक कवि आए गए, लेकिन कालिदास ने जो सम्मान दिया वह अपूर्व था, और अशोक के फूल का जो सुंदर वर्णन किया है वह कोई भी नहीं कर सकता स्टूडेंट्स कालिदास के अलावा। तो इसका आंसर आपको मिल गया ना, कालिदास। तो आइए अब हम देखते हैं तीसरा गद्यांश। देखिए हो सकता है वीडियो आपकी 30 मिनट जा सकती हो, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाए हम भी नहीं चाहते, लेकिन अगर आपको एक ही वीडियो में एक ही बार में आपको पूरा चैप्टर के सारे गद्यांश देखने हैं तो इतना समय आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके दिन बीत जाएंगे, आप गद्यांश खोजते रह जाओगे, आंसर खोजते रह जाओगे। हम आपके टाइम बचाने के लिए ही वीडियो बनाया जिससे कि आपका ये चैप्टर के सारे गद्यांश एक ही बार में आप देखकर हटाओ फिर आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हम जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है, बायो, मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट तभी आप टाइम दे पाओगे जब हिंदी, इंग्लिश इसको आप फटाक से फिनिश करके हटाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आप सपोर्ट बनाए रखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। आपके लिए इतना किया है तो इसका फ़ायदा आप अवश्य उठाइएगा और दूसरों को भी शेयर जरूर करिएगा। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस गद्यांश को ये समझिएगा हमारे साथ। कहते हैं कि दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को वह फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों वह याद रखे, सारा संसार स्वार्थ का ही तो अखाड़ा तो है। देखिए गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम तो आप लिख लोगे, मुझे पता है। बात आई रेखांकित अंश को कैसे आप लिखोगे, व्याख्या कैसे करोगे। तो कितने लाइन है, 3 लाइन है लगभग, तो इसी को हमें बढ़ाकर लिखना है कम से कम 5 लाइन। और स्टार्टिंग लाइन तो आपको पता है कि रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं
क्या कहते हैं कि दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ साधता है, बाकी सब वह फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि लेखक कहता है कि जो हमारी दुनिया है वो स्वार्थ है, स्वार्थ से भरी पड़ी है। सभी लोग इस दुनिया में जो है स्वार्थी हैं, वह उतनी ही चीज़ों को, उन्हीं उतने ही बातों को याद रखती है जो उनके मतलब की होती है, बाकी बातों को वह भूल जाती है। और इसलिए लेखक कहते हैं कि दुनिया में जो लोग हैं वह अशोक के फूल को इसलिए शायद भूल गए हैं, में आया हुआ है। स्टूडेंट्स समझिएगा हमारे साथ। कहते हैं कि दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को वह फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों? वह याद रखें, सारा संसार स्वार्थ का ही तो अखाड़ा तो है। देखिए, गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम तो आप लिख लोगे, मुझे पता है। बात आई रेखांकित अंश को कैसे आप लिखोगे, व्याख्या कैसे करोगे। तो कितने लाइन है? 3 लाइन है लगभग। तो इसी को हमें बढ़ाकर लिखना है कम से कम 5 लाइन। और स्टार्टिंग लाइन तो आपको पता है कि रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ साधता है, बाकी सब वह फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि लेखक कहता है कि जो हमारी दुनिया है वो स्वार्थ है, स्वार्थ से भरी पड़ी है। सभी लोग इस दुनिया में जो है स्वार्थी हैं, वह उतनी ही चीज़ों को, उन्हीं उतने ही बातों को याद रखती है जो उनके मतलब की होती है, बाकी बातों को वह भूल जाती है। और इसलिए लेखक कहते हैं कि दुनिया में जो लोग हैं वह अशोक के फूल को इसलिए शायद भूल गए हैं, अशोक के फूल से उनका कोई स्वार्थ ही नहीं था। ठीक है, इसलिए दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है, बहुत ही स्वार्थ से भरी हुई है। तो इस तरीके से आप लिखोगे, इस तरीके से आप लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और हमने भी देखिए क्या लगभग 5-6 लाइन तो लिख ही दिया है। आप देखें कि रेखांकित अंशों में सॉरी, लेखक कहते हैं कि यह दुनिया बड़ा ही स्वार्थी है, दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी हुई है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर स्वार्थी ही है। यह ठीक है, केवल उतने ही बातों को याद रखता है जिससे उसका स्वार्थ निहित है, उतने ही बातों को याद रखता है जिसमें उसका स्वार्थ है भाई साहब, जिससे उसका मतलब निकलता हो, उसी बातों को याद रखता है, उसी बातों को याद रखता है। जिन पर उसका स्वार्थ नहीं सधता वह उसे भूल जाता है और आगे बढ़ जाता है, समय की गति के साथ आगे बढ़ जाता है आपका। क्लियर? तो दोनों ही तरीका सही है भाई साहब। ये हमने अपने तरीके से लिखा है और यहाँ पर हम स्टूडेंट बनकर खुद आपको बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स रहेगा तो कैसे लिखेगा, याद नहीं करके जाना है कुछ भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका आंसर इसी गद्यांश में ही आपको मिलेगा। क्या है? तीसरा, कि लेखक ने किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है भाई साहब। आइए देखते हैं किस प्रकार के लोगों को कहा है स्वार्थी। तो आइए देखें यहाँ पर उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाता है। स्टूडेंट देखिए, लेखक ने स्टूडेंट्स यानी कि लेखक उन व्यक्ति को बोल रहा है स्वार्थी जो अशोक के फूल को भूल गए भाई, याद ही नहीं उनके अशोक के बारे में कि अशोक का भी एक फूल था। तो उन्हीं व्यक्ति को यह लेखक कह रहा है कि यार तुम तो स्वार्थी निकले एकदम। हमने लिखा भी आंसर वही आपका। क्लियर आप सभी को? चलिए हम देखते हैं आपने आज का अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस गद्यांश में। वह है ये कि चौथा देखिए, सारा संसार स्वार्थ का ही अखाड़ा है, आशय स्पष्ट करें। यहाँ पर लेखक कह रहा है ना कि सारा संसार स्वार्थ का ही अखाड़ा है, इसका क्या मतलब है? आइए यहाँ पर बताते हैं। लेखक कहता है कि सारा संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा है। स्वार्थ का अखाड़ा का मतलब क्या हुआ? ऐसा अखाड़ा जहाँ पर स्वार्थी लोग हो आपके केवल। इसका मतलब यह हुआ कि यह संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा हुआ है, जहाँ हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ साधने में लगा हुआ है। बस यही इसका मतलब है। समझ गए? पांचवा है कि प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा हुई है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक के फूल को भूल जाने की प्रसंग की चर्चा की है। इसी की चर्चा हो रही है ना हर जगह कि अशोक के फूल को भूल गया, स्वार्थी है ये तो बिल्कुल ही। ठीक है, तो इसी प्रसंग की आपकी चर्चा हो रही है। तो ये सब क्वेश्चन आप देखिए, समझिए बस, और याद तो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, चौथा गद्यांश देखते हैं हम। देखिए अब वीडियो एंड होने ही वाली है। चौथा गद्यांश आ चुका है। मुझे मानव जाति का दुर्दम निर्मम धरा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों
को रोंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने कई नई शक्तियां पाई है। हमारे सामने समाज का जो रूप है ना, वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। सब कुछ में मिलावट है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्गम जिजीवासा है। वह गंगा की आबंदित अनाहट धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है स्टूडेंट्स। और इससे रिलेटेड पहला है कि संदर्भ लिखिए या फिर पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखिए, तो आप लिख लोगे। अगला है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो एक ये रेखांकित अंश है और एक ये रेखांकित अंश है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। देखिए, निर्मम मतलब आप सभी जानते हो कठोर है, और जीवन शक्ति मतलब कि जीने की शक्ति, जीने की इच्छा। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि मनुष्य की जीने की इच्छा बहुत ही कठोर है, बहुत ही निर्दयी है। वह स्वयं जीवन रक्षा के लिए वह क्रूर कार्य करने को भी नहीं हिचकिचाता। आप सभी जानते हो काफ़ी लोग खुद जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे को मार देते हैं, खुद बचने के लिए दूसरे को फंसा देते हैं। यानी कि मनुष्य की जीने की इच्छा इतनी निर्मम कठोर है कि वह जीने के लिए कोई भी क्रूर काम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि मिलावट है सब कुछ। शुद्ध आपका मनुष्य की केवल इच्छा है, जीने की इच्छा। दूसरे रेखांकित अंश भाग में कवि लेखक कह रहा है कि व्यक्ति के उपभोग के से आचरण तक सभ्यता प्रत्येक चीज में मिलावट है। व्यक्ति जो खा रहा है, देखो, व्यक्ति के उपभोग से लेकर आचरण तक की सभ्यता, प्रत्येक चीज में आपका मिलावट है। शुद्ध क्या है? मनुष्य के द्वारा जो है आदिकाल से चली आने वाली जीने की इच्छा ही बस शुद्ध है आपकी। समझ गए आप सभी? बस समझना है आपको और कुछ नहीं, रटना बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर हमने बता दिया कि मनुष्य की जो जीवन शक्ति है, जीने की इच्छा क्या है, बहुत ही कठोर है, बहुत ही निर्दयी है। वह जीने के लिए बहुत ही घटिया काम भी कर सकता है, क्रूर काम भी कर सकता है। और दूसरे वाले रेखांकित अंश में लेखक कह रहा है कि भाई साहब, खाने से लेकर उपभोग से लेकर संस्कृति सभ्यता तक हर एक चीज में मिलावट है। शुद्ध केवल स्टूडेंट्स मनुष्य के जीने की इच्छा है, बस। ये खत्म आपका रेखांकित अंश। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य की जीवन शक्ति निर्मम क्यों है, कठोर क्यों है, आप बताइए। तो हमने कहा ना भाई, निर्मम इसलिए क्योंकि वह जीने के लिए कुछ भी कठोर काम कर सकता है, उसमें हिचकिचाता नहीं, इसलिए उसकी जीने की इच्छा क्या है, जीवन शक्ति निर्मम है। समझ गए? चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा है कि मनुष्य ने नई शक्ति किस चीज से अर्जित की है? संघर्ष से अर्जित की है। आप यहाँ पर पढ़ेंगे, बाकी सब आंसर आप छोड़ दीजिए, गद्यांश में ही आपको मिल जाएगा। क्या है? मनुष्य ने नई शक्ति किस चीज से अर्जित की है, पढ़िए यहाँ पर। आप देखिए आपको मिलेगा, नई शक्ति किस चीज से अर्जित की है मनुष्य ने। देखिए, आइए हम खुद स्टूडेंट बनकर खोजते हैं, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। तो आंसर मिल गया ना भाई, मनुष्य ने किस चीज से स्टूडेंट्स नई शक्ति अर्जित की है? संघर्ष से। खत्म आपका। इसलिए कह रहे हैं वीडियो इन तक देखिए, सब खत्म करके रख देंगे एक वीडियो में। पांचवा क्वेश्चन है कि धर्मचारों, विश्वासों और दुर्मम अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए। ये सब शब्द आपके क्या आए हुए हैं, इसमें आए हुए हैं, इसलिए इसका अर्थ आपको हम बता रहे हैं। धर्मचारों, जो धर्म के आचार, उनको बोलेंगे धर्मचारों। विश्वासों, भाई आस्था, जिसकी आस्था है उसे कहोगे आप विश्वासों। कि दुर्दम मतलब होता है प्रबल आपका, और अनाहत मतलब होता है जो घायल ना हुआ हो। आहत मतलब कि जो आहत नहीं है, घायल नहीं है आपका। ठीक है, तो ये अर्थ आप समझ लीजिए। यहाँ पर धर्मचारों, धर्म के आचार, विश्वासों, आस्था, दुर्दम, प्रबल और अनाहत जो आहत नहीं है। ठीक है, सो आइए देखते हैं। उसके आगे भी हमारे दोस्तों 2 गद्यांश और हैं यहाँ पर, जिसको हम जल्द से जल्द आपको यहाँ पर बता देते हैं। चौथे के बाद पांचवा है आपका, ये पूछा गया है। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने गद्यांश आपके आ रहे हैं, लेकिन हर एक को समझते चलिए हमारे साथ। इसमें है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त संसार करोड़ों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा में समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए और दिन उत्सव की धूमधाम भी मिट गई। देखिए यहाँ पर समझिए हमारे साथ। पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखिए, हो गया। सेकेंड, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है यहाँ पर ये
इसमें कहा जा रहा है कि जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षाओं से समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए और दिन उत्सव की धूमधाम भी मिट गई। इसका मतलब यह हुआ कि अशोक का वृक्ष साधारण जो हमारी प्रजा है यहाँ पर, उस प्रजा के मेहनत परिश्रमों के पर ही क्या है, यह पली हुई थी। प्रजा के परिश्रम और मेहनत पर ही यह आपकी बड़ी हुई और उनके रक्त को चूस कर आगे बढ़ी थी। खाकर मतलब यही हुआ ना, रक्त को चूस कर यह आगे बढ़ी थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से समृद्ध हुई थी। और इन्हीं लाखों करोड़ों के शोषण से अपेक्षा मतलब हो गया कि इन लाखों करोड़ों जो प्रजा है, उन्हीं को खाकर, उन्हीं का शोषण करने, उन्हीं के शोषण से यह समृद्ध हुई थी। ठीक है, और ये सब कुछ आपका वाक्य हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्लियर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लाखों करोड़ों की अपेक्षा से कौन समृद्ध हुआ था? अशोक का फूल। सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है भाई साहब? अशोक का फूल। पांचवा है कि आज सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? अब की मिट गई है। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा गद्यांश। आइए देखते हैं लास्ट गद्यांश स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी आप छोड़ सकते हो लेकिन हम करा दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कुछ भी हम नहीं आपका मिस करना चाहते। यहाँ पर है ये छठवा कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। वहाँ असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियाँ वहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। और आज हिंदू रीति नीति कहते हो वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों के अद्भुत मिश्रण है। देखिए, कहना चाह रहे हैं ना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतवर्ष को क्या कहा? महामानव समुद्र कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्यों कहा कि यार ये महामानव समुद्र का क्या मतलब हुआ कि ये आपका भारतवर्ष केवल एक मानव नहीं बल्कि कई मानव यहाँ पर आए। असुर भी हमारे भारतवर्ष में आए, आर्य भी आए, शक भी आए, हूण भी आए, नाग भी आए, यक्ष भी आए, गंधर्व भी आए। कोई सारी मानव जातियां हमारे भारत देश में आई और यहाँ पर अपना छाप छोड़कर, अपनी जाति छोड़कर चली गई। इसलिए भारतवर्ष को बनाने में इनका भी अपना हाथ है, ये रविंद्रनाथ कहते हैं। इसलिए ये महामानव समुद्र इन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पर काफी सारी जातियां आई और भारतवर्ष को मनाने में अपना हाथ लगा गई। ठीक है, और कह रहे हैं कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, असल में यह भारत में आए हुए अनेक जातियों, अनेक आर्यों और उनके आर्योत्तर उपादानों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, बहुत ही अद्भुत मिश्रण है। और इसी चीज को आपको लिखना है यहाँ पर व्याख्या कर भी यही लाइनों को कि प्रस्तुत गद्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह हिंदू रीति नीति आर्यों और भारत आई गई विभिन्न मानव जातियों की सभ्यता संस्कृति के उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसमें विभिन्न जातियों का मिश्रण देखने को मिलता है, देखने योग्य है बहुत सारे जातियां। ठीक है, तीसरा है कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र का है? भारतवर्ष को। चौथा है कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का हाथ है? भाई सबका नाम लिख दीजिए, जो जो भारतवर्ष में आए और अपना हाथ छोड़ गए इसको बनाने में, सबका नाम लिख दीजिए यहाँ पर इस गद्यांश में से उठाकर। असुर, आर्य, शक, हूण, सबका नाम लिख दीजिए और ये भी आपका फिनिश। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पांचवा, जो कि है आर्य शक हूण आए। आर्य शक हूण कहाँ आए ये पूछा गया है। कहाँ आए भाई बताइए? हमारे भारतवर्ष में आए ना, तो ये सभी हमारे भारत आए। खत्म। तो ये है दोस्तों आपका पूरा गद्यांश किस चैप्टर का? अशोक के फूल का, जो कि आज की इस वीडियो में हमने बताया। कितने गद्यांश थे? 6 गद्यांश थे। अगर आप एंड तक वीडियो में बने थे ना, तो आप कमेंट में जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके ही जाइएगा। ठीक है, और इतनी मेहनत के लिए लाइक तो आप सभी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि एक ही बार की मेहनत है, फिर तो चैप्टर आपका खत्म हो चुका होगा। आप तो क्लियर। सो आप सभी मुस्कुराते और आगे बढ़ते रहें। वीडियो को दोस्तों को भी शेयर भी जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और कमेंट में बताइएगा कि अब आप कौन सा चैप्टर चाहते हो जिस पर हम वीडियो लेकर आए गद्यांशों की। कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करके हमसे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, अगर आपने राष्ट्र का स्वरूप वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको भी एक ही वीडियो में फिनिश कर दें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।